कैसे संविधान लागू हुआ है, जो भी जानकारी दी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक कार्टून दिया हुआ है और उस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है कार्टून बूझें। तो कार्टून बूझें लिखा हुआ है, यानी कि कार्टून के बारे में हमको कुछ देखना है। ये कार्टून बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। अगर आप इसको देखते हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलता है। देखिए लिखा हुआ है, अब वे, यहाँ पे देखिए, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। मेरे पास कागज़ है, संविधान मैं लिखूंगा। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। ऐसी बातें हो रही हैं। ये सिया सुन्नी कुर्द ये सब बातें कर रहे हैं। और ये बगदाद में देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, यानी कागज़ कलम इंक सब आपस में मिल गए हैं तो अब संविधान तैयार किया जा सकता है। यानी कि संविधान बनाना कितना कठिन काम है ये इसमें दिखाया गया है। नीचे देखिए डिटेल लिखा हुआ है, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने से देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया, है ना। संविधान की रचना करने के लिए काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या क्या मांगे हैं इसमें दिखाए गए संघर्ष की। यूरोपियन संघ और भारत के संबंध के में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। पहले जो कार्टून दिखाए गए थे कि भारत में कैसे संविधान का क्या हुआ, तो उससे तुलना करने की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट आगे का सेगमेंट है वह है संविधान की सत्ता। हमारे संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है आगे यहाँ पर, तो उसको देखना है। कहाँ पहुँचे क्या समझे, नीचे भारतीय और अन्य संविधानों की कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। देखिए इधर दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको जिससे पूरा साथ में दिखे। चलिए हम बढ़ा लेंगे इसको। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये सरकार की सीमा या शक्ति है, सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर अगला है कि सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो ये सरकार का क्या है, ये कर्तव्य है, सरकार कुछ करेगी, अधिकार, और ये हम लोगों का अधिकार है नागरिकों का। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पीएम बिल्कुल स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, उसके ऊपर भी कोई है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च हो गया। आगे हम बात करें तो लिखा है भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, यानी हमारे यहाँ देश का नागरिक कोई भी हो सकता है, किसी को भी नागरिकता हासिल। कुछ नियम है, कुछ कानून है, आगे नागरिकता वाले चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू ही यहाँ का नागरिक हो सकता है या मुस्लिम ही यहाँ का नागरिक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ये बराबर खुली हुई है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान के बारे में जो यहाँ पर जानकारी दी तो ये आपको समझ में आओगे संविधान की क्या आवश्यकता है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो किसके आधार पर सरकारें चलेंगी, लोगों के अधिकार कैसे मिलेंगे, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, ये कैसे निर्धारित होगा। अब हम आगे बात करें तो 3 प्रश्न और हम क्या कर सकते हैं इन 3 प्रश्नों के बारे में जो ये कह रहे हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है और क्या संविधान न्यायपूर्ण है, इन तीनों प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जैसे भारत में है। राज्य के बारे में इसमें कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन करेगा राज्य। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं। जैसे भारत का ही लिखित संविधान है, जो कुछ है सब रिटर्न में है, लेकिन ऐसा भी उदाहरण है कि लिखित संविधान जहाँ का नहीं है। इंग्लैंड का संविधान आप देखेंगे तो वहाँ का लिखित नहीं है, वहाँ परंपरा के रूप में चलता है। आइए देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हुई थी लाइन कि दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देश जैसे कि इंग्लैंड, उदाहरण मैंने आपको भी दिया था, इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे हम संविधान कह सकें, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। जो जो डेवलपमेंट होते रहते हैं उसको वो ये संविधान के तौर पर मान्यता देते रहते हैं। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जैसे भारत का संविधान है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, जो हमने पढ़ा था। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वो केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं।
कई बार ऐसा भी होता है कि संविधान बनाया गया लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है, और अगर संविधान है और उसका पालन नहीं हो रहा है तो इस संविधान का होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, समझ लीजिए ये बेकार है। कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के पास जीवन पर वास्तव में उसका लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारकों पर निर्भर है, कई कारण हैं जिन पर निर्भर है। अब हम यहाँ पे जो कारक हैं, कारण हैं, उन पे चर्चा करेंगे। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये तरीका सही नहीं होगा तो संविधान सफल नहीं हो सकता है। तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका हम देखें। इसका मतलब ही कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया है, कैसे अस्तित्व में आया है ये इम्पोर्टेंट है। किसने संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने की शक्ति थी कि ऐसे ही बना दिया। जैसे हम कोई रूल बना दें अपने आप, लेकिन हमारा कोई मानने वाला हो ही ना कि हमारा रूल वो माने, तो उस रूल का क्या मतलब रह जाएगा। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वो सैनिकों या शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता ही नहीं होती है। अब जबरदस्ती थोप दिया जाता है। विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। यानी इन 3 देशों के जो संविधान हैं ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। इनके पीछे एक राष्ट्रीय आंदोलन रहा है। तो इसके जो राष्ट्रीय आंदोलन के होने के कारण क्या हुआ, ये जो लोग थे संविधान बनाने वाले, वो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेंट्स थे। वहाँ पे उन्होंने एक संघर्ष किया था भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए, ऐसे ही अफ्रीका में, ऐसे अमेरिका में। तो उन्होंने अपने अनुभव, जो कठिनाइयाँ हुई थी, उनका सार इस संविधान में समाहित करने की कोशिश की। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य में बनाया। कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय लगा था संविधान को बनाने में। और उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन के समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी राष्ट्रीय आंदोलन में। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। संविधान सभा में कौन लोग थे, जिन पर समाज विश्वास करता था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व होने का इनके पास वो था, सीधा संवाद, वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा निर्मित किया जा रहा है जो लोगों के संपर्क में है, लोगों की मान्यता उनके पास है, वैधता है, तो ऐसा संविधान तो सफल होना ही था। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत नहीं हुआ। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए बूझो क्या कह रहे हैं। लोगों को जब ये पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वो क्या करते हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं, कितना सोच विचार की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है। आगे हम बात करते हैं। जब कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। यानी कि कौन लोग संविधान बना रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि संविधान सफल होगा या असफल होगा। तो संविधान की सफलता का पहला कारण है कि कैसे उसको लागू किया गया, कैसे बनाया गया है। दूसरा कारण है कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान भी इस पे इफेक्ट डालेंगे कि कितना सफल है असफल है। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता हो। आपसे कहा जाए कि संविधान का आप पालन कीजिए तो आपका पहला प्रश्न होगा कि संविधान का पालन मैं क्यों करूं, संविधान हमें क्या देता है। तब आपसे बताया जाए कि संविधान आपको कुछ अधिकार देता है। संविधान आपको भारत में रहने पर निम्नलिखित ये अधिकार हैं या ये सुविधाएं हैं, ये लाभ हैं
प्रदान करता है, इस कारण से आप संविधान का पालन कीजिए, तो आप कहेंगे ठीक है हम पालन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई ठोस कारण आपके सामने नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इनकार कर सकते हैं कि हम संविधान का पालन नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों को शक्ति को मजबूत बनाता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। अगर एक वर्ग विशेष को संविधान तवज्जो देने लगे, प्रश्रय देने लगे, तो दूसरा वर्ग जो है वो ना संविधान का पालन नहीं करेगा। क्यों करे? करना भी नहीं चाहिए। यदि कोई समूह ये महसूस करे कि उसकी पहचान खतरे में है, पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। कुछ ऐसा ठोस होना चाहिए जिसके आधार पर लोग उसको माने। बुनियादी न्याय का आधार अगर दे, बुनियादी न्याय का ढांचा प्रस्तुत करे, तो लोग उसको मानेंगे। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से ये पूछिए कि समाज में के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उनके मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो एक भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह सामान्य रूप रेखा का समर्थन कर सके। तो इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे संविधान को सब लोग मान रहे हैं क्योंकि सबके पास एक एक कारण है। पिछले पेज से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेपाल के संविधान के निर्माण का विवाद यहाँ पर दिया हुआ है। अभी तक वो अनसुलझा टाइप का ही लगता है। देखते हैं। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल का संविधान एक जटिल प्रक्रिया है। 1948 के बाद से ही नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, 48 में, 51 में, 59 में, 1962 में और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। पिछले 10 वर्षों में नेपाल में देश की सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशक्त राजनीतिक आंदोलन चल रहा है। इस उठापटक के बीच में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई ठोस संविधान बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं जो संविधान सभा की गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी और अंततः जन प्रदर्शन के दबाव में सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस प्रकार से राजा की लगभग सारी शक्तियां छीन ली गईं। अब सभी पक्ष यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संविधान सभा का गठन किस प्रकार होगा। संघ या राज्यों की सरकार के कर्मचारियों द्वारा सैन्य कानून के दौरान या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्य किए जाते रहे हैं। अब ये जो कार्य किए जाते रहे हैं, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कर्मचारियों का संरक्षण कर सके, ऐसा अधिकार प्रदान करता है। और इस प्रावधान से संघ सरकार की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सैन्य बल विशेष शक्ति कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इन्हीं प्रावधानों के आधार पर बना है। कई अवसरों पर इस कानून के कारण लोगों और सैन्य बलों के बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है। कुल मिलाकर जो भी ये बातें हो रही हैं, यही है कि संविधान बनाना कोई इतना आसान कार्य नहीं होता है, और खास करके ऐसा संविधान बनाना जो सबको स्वीकार्य हो। एक कार्टून आप देख ही चुके हैं, किसी के पास पेपर है, किसी के पास इंक है, किसी के पास कुछ है, और वो कहता है कि संविधान बनाने का अधिकार हमको दिया जाना चाहिए। आइए हम आगे बात करते हैं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा होनी चाहिए। संविधान कब सफल होगा? जब संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा हो। ये एक अगला फीचर, एक अगली विशेषता संविधान की यहाँ बताई जा रही है। संविधान को जनता नहीं, प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। हो सकता है कोई एक समूह विशेष को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाएं, मान लीजिए सेना को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाएं और सेना पूरे देश पर कब्जा कर ले, सैन्य शासन लग जाए, तो कहाँ संविधान सफल होगा? बेकार हो जाएगा ना। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। संविधान की रूपरेखा बनाने को
एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्ति पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग एक है उनमें से उदाहरण आदि में बांट देता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के पास, एक संस्था के पास कोई शक्ति नहीं है, इतनी असीम शक्ति नहीं है कि वो पूरे संविधान को, पूरे देश को बदल सके। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण पर नियंत्रण कर लेगी, उसे बचाने का प्रयास करेगी। अगर अभी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ चाहे कि अब हमेशा के लिए वो राजा घोषित हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनको ये करने से रोक देंगी। उनके ऊपर भी कुछ गवर्नर पॉइंट है, कुछ गवर्निंग बॉडी है, ऐसा नहीं है कि वो गवर्न नहीं किए जा सकते। अवरोध और संतुलन के कुछ प्रयोग से भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित होती है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। अब इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए संविधान कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि संविधान में संशोधन भी होते हैं और संशोधन समय की मांग होते हैं। अब ऐसा कोई संविधान बना दिया गया जो हो सकता है 1900 के आसपास या 1950 के आसपास वो कानून सही था, समाज के लिए सही था, लोगों के लिए, लेकिन आज समय बदल चुका है तो उसमें परिवर्तन की भी ज़रूरत है। तो इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि वो टूट जाए। जो ज़्यादा कठोर चीज़ें होती हैं, वो जो झुकती नहीं है, मुड़ती नहीं है, वो अंत में तोड़ दी जाती हैं, टूट जाती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए। यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा, और बहुत कठोर है तो वो तब भी बेकार है, टूट जाएगा, सफल नहीं होगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है। जो बेसिक बातें हैं, कुछ मूल बातें हैं, उनकी तो रक्षा करता है, लेकिन स्वयं को परिवर्तन के लिए भी तैयार रखता है। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय, आगे जो अध्याय दिया है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। जीवंत दस्तावेज मतलब यही है कि हमेशा अपने को अपडेट करता रहता है, में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अब हम आगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक कार्टून दिया है और आगे दिया है कि अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, क्या अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने से आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के पहले हम इस कार्टून को देख लेते हैं। कार्टून में है कि कार्टून बनाने वाले ने नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा। क्या यह वर्णन भारतीय संविधान पर लागू होगा? नहीं लागू होगा। ताश के पत्ते का महल यह है कि यहाँ से अगर एक भी पत्ता खींच लिया जाए, छोटा सा एक समूह यह है, या कोई बीच से ये निकाल लिया जाए तो ये पूरा ढह जाएगा, पूरा गिर जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है, शक्ति का बंटवारा हमारे यहाँ है। तो एक कोई गड़बड़ करेगा तो दूसरा उसको तुरंत संभाल लेगा। ठीक है। अब ये जो 3 प्रश्न की बात कर रहे हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? तो हाँ, थे। इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा, वैसे हम जानते हैं थे। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वह संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? ये जो भी प्रश्न है, ये समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके लिए आप तैयार रहिए। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। अंत तक हमको पढ़ना है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे। अभी तक हमने देखा भारतीय संविधान क्यों, फिर हमने देखा संविधान सफल होने के लिए क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, क्यों लोग माने संविधान को। अब हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे। भारतीय संविधान कैसे बना देखते हैं। भारतीय संविधान बना कैसे, इसमें जो थोड़ी बहुत हमने बातें की हैं उनको आप याद रखिएगा। आगे की बात हम इसमें कर रहे हैं, हो सकता है रिपीट करके वो सारी बातें आपको पता चल जाए फिर से। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, ये बात हम कर चुके हैं, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, आप इसका उत्तर देंगे 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो अगला पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट करिए कि इसके जो सदस्य थे वो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, और वो समिति कौन सी थी, कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन और भी उसमें बहुत सारे मिशन और कुछ दिए होते हैं, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन आप वहां पे टिक करेंगे। देखिए 3-4 प्रश्न आपको एक साथ ही मिल गए। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को, यह कैबिनेट मिशन योजना है, समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। अगला प्रश्न पूछा जाता है कितनी जनसंख्या पर एक सीट रखी गई थी, तो ये 10 लाख। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को 93। तो 292 और 93, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 385। ये भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। देशी रियासत से जो प्रतिनिधि चुने गए थे। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, निश्चित तौर पर कामयाब है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये parliament.india.nic.in के इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वहां मिल सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ विचार यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता है जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो समानता, स्वतंत्रता, ऐसे पढ़िए क्रम से, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं। इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देगा। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। और न ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के वाद विवाद में कहा था। विचार हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये रटे हों, लेकिन आप इससे एक चीज़ निकाल सकते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता
ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना, ये सब आपस में रिलेटेड है, साथ साथ ही पाई जा सकती हैं। क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समता और बंधुता सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है? इनको एक साथ, तो ये बच्चों के लिए बातें लिखी हुई हैं जो 11th में पढ़ते हैं, लेकिन विचार कर सकते हैं आप भी इस पर, सोचने में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा का स्वरूप क्या था। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि इनमें जो 15 सदस्य थे ये एब्सेंट थे। अंतिम रूप से इन्होंने ही पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पारित संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था, तो 284। वैसे बचे कितने थे? 299। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान में नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो कम संख्या में लोग थे या धार्मिक रूप से जिनकी संख्या बहुत कम थी, उनका यहाँ पर कोई अधिकार ना हो, वो दबे कुचले महसूस करें, नागरिकता उनको ना मिले, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ सबको समान रूप से अधिकार दिए गए, नागरिकता की व्यवस्था ऐसी की गई। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा में जो सदस्य थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। अगर आपसे कहा जाए कि इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली पर चुने गए थे उसके आधार पर, तो ये गलत है, ऐसा नहीं चुना गया था इनको। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने थे? एससी के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का तो वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थीं, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिनमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी, यानी मौजूदगी थी, प्रतिनिधित्व था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पहली क्या सवाल कर रही हैं, यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे ही लोग थे जिनको मान्यता प्राप्त थी। चेंज हो सकता था लेकिन इतना बड़ा नहीं, और जो हुआ उस समय के अनुरूप बहुत सही हुआ। संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी, आइए इस पे बात कर लेते हैं। इससे सरल समझ आपको कहीं नहीं मिलेगी, अच्छे से इसको ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। जो भी डिस्कशन है इसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका संविधान के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। संविधान सभा की कामकाज की शैली देखें तो संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि वह केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। ऐसा ना हो कि जो भी लोग उसमें शामिल हैं वो अपनी पहचान, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करें, यानी कि ये लोग इन सब चीज़ों से ऊपर थे, परे थे। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। मतभेद वैचारिक होता था, विचार के स्तर पर मतभेद होता था। इसलिए नहीं होता था कि हम हिंदू हैं तो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, इस बात की हम वहाँ पे पेशकश कर रहे हों, इसकी पैरवी कर रहे हों। मुस्लिम हैं हम तो मुस्लिम की बात वहाँ रख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो भी मतभेद होता था वो वैचारिक था। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर होते थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत,
ये एक मतभेद था। राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होगा। ये जो प्रावधान था वो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, तो धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को निश्चित आयु प्राप्त, जो इस समय 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में वोट का जो मताधिकार का अधिकार है। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद भी हुए। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कुछ नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके बारे सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ व संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वो सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। यानी कि एक एक छोटे छोटे मुद्दों पर बहुत बड़ी बड़ी बहस हुई थी, बहुत सोच विचार कर फैसला लिया जाता था। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। कार्यविधि क्या थी इनकी, अब हम बात कर लें संविधान सभा की कार्यविधि। कार्यविधि की बात करें तो संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। प्रश्न यहां से बनेगा कितनी कमेटियां थीं, तो 8 कमेटी थीं, ये आपको ध्यान रखना है। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्ष हुआ करते थे। जब हम लोग किसी टेक्स्ट बुक से बाद में चर्चा करेंगे, क्लास प्रॉपर एज ए GS के लिए चलाएंगे, तो वहाँ पर इन कमेटियों की अलग अलग जानकारी आपको दी जाएगी। आमतौर पर यही लोग थे, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि इस कमेटी के कौन अध्यक्ष थे। यहाँ पर हम केवल वही बातें डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर दी हुई हैं। ये लोग ऐसे थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त न काम करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। सबसे बड़ी विशेषता यही थी, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी ये लोग साथ मिलकर काम करते थे। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिस पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए, वोटिंग भी कराई गई। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप से इसका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि, यहाँ 18 दिन नहीं लिखा है, लेकिन 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली, 166 डेज। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे, यानी कि वहाँ पर लोग जाकर देख सकते थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, इसमें यह दिखाया जा रहा है कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी कितने सौहार्दपूर्ण ढंग से लोग मिलते थे। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक प्रश्न ये आपको यहाँ से मिल गया। और प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जैसा कि मैंने महसूस किया, शायद ही ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है, शायद ही किसी ने किया हो। प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर सभापति डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया,
बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के वाद विवाद खंड 11 में ये लिखा हुआ है, 994 पृष्ठ संख्या भी देखिए यहाँ पे दी है, 26 नवंबर 1949 तिथि दी हुई है। तो इससे पता चलता है कि लोग कितने अच्छे ढंग से मिलकर निर्णय लेते थे, जिससे कि किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, धर्म का अहित ना होने पाए। इसी कारण से हमारा संविधान आज इतना सफल है। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी संविधान, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि इसके पीछे उन सिद्धांतों की आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में प्राप्त किए थे। ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में जो भी बातें मिली थी उनको मूर्त रूप देने का एक अवसर था। वो काम ये लोग कर रहे थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए। तो ये केवल उस समय विचार विमर्श नहीं किया गया, पहले से ये बात चली आ रही थी। हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर करना चाहिए, आदि आदि। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू ने 1946 में नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसमें मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव के समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। यानी कि ऐसा नहीं है आश्वासन कुछ दूसरे किए गए, कार्य कुछ दूसरा किया गया। जो आश्वासन उस समय किए गए थे उनको पूरा करने की कोशिश संविधान के द्वारा की गई। संस्थागत व्यवस्थाएं देखें तो संविधान को प्रभावी तरीके का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। अब यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर एक प्रश्न देखेंगे कि यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता, हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता। यानी कि 20 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, ये 20 वर्ष का गैप ये बता रहे हैं। क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता? थोड़ा बहुत अंतर आता क्योंकि परिस्थितियां साल दर साल बदलती जाती हैं, लेकिन कोई बहुत अंतर नहीं होता, मूल चीज़ें तो वही रहती। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने का भी परहेज नहीं किया। और यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। कई बार होता है कि हम इतने इगोइस्ट हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा होशियार हम अपने आप को समझते हैं। ये बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन इन्होंने कोई घमंड नहीं किया कि हम कहीं से कोई बातें
कैसे लें। इन्होंने जो भी अच्छी बातें जहाँ से मिली उनको उठाकर वहाँ से और संविधान में समाहित करने की कोशिश की। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उसे अपना बना लिया। अपने विचार तो सबके होते हैं, लेकिन दूसरे के विचारों को सम्मान करना, दूसरे विचारों को सम्मान देना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये कार्य विद्वानों ने किया, संविधान सभा के सदस्यों ने किया, संविधान सभा के लोग जो महान व्यक्तित्व थे उन्होंने ऐसा कार्य किया। किस लिए? कि हमारा संविधान ऐसा बने जो बेजोड़ हो। इसीलिए हमारा संविधान इतना ज़्यादा सफल है और दुनिया के सफलतम संविधानों में से एक है। उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदु यहाँ पे दिए हैं, प्रमुख बिंदु, उनको हम देख लेते हैं। पहला बिंदु था, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदुओं पर कभी कभी प्रश्न बनते हैं और वहाँ इन चीज़ों को प्रश्न के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से पढ़िए। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून की सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ऐसी बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए, विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ये बातें उसमें कही गई थी। यहाँ पे देखिए, ये बूझो क्या कह रहे हैं। क्या यह संविधान उधार का थैला था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार न लिया गया हो? तो ये बूझो बहुत छोटा है, अभी ये जान नहीं पा रहा है, ऐसी बातें इसलिए कर रहा है। दूसरों के विचारों का सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो बात अच्छी है तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। वही हमारे संविधान में भी किया गया। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फिर एक कथन दिया हुआ है कि हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना दिया जाए। जैसे स्मार्ट होने की बात जब की जाती है तो स्मार्टनेस यही होती है कि आप समय के साथ अपने को ढाल लें। ऐसा नहीं है कि आप अडिग रहें कि हम जो है वही सही है, तो आप स्मार्ट नहीं हैं। समय के साथ चलना सीखिए। वही हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने भी किया। देखिए, विभिन्न देशों से संविधान से लिए गए जो कुछ प्रावधान हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, आइए देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमें डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व मिलते हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ब्रिटिश संविधान से बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका याद रखिएगा, कानून निर्माण की विधि, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से मिलता है? अमेरिका से। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से ली गई है और कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी लिया गया है। ये कुछ यहाँ पे स्रोत दिए हुए थे। आगे हम बढ़ते हैं। चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। निष्कर्ष पढ़ के इसको समाप्त करते हैं। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा
मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सकें। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे जब हम पढ़ेंगे